आगे की कड़ी में आमंत्रित करना चाहेंगे हम जनता दल यूनाइटेड के नेता बिट्टू सिंह जी को, और बातचीत का यह सिलसिला आगे बढ़ाएंगी हमारी सहयोगी सुष्मिता राज। और सम्मानित करने की यह परंपरा कशिश न्यूज के एडिटर इन चीफ श्री अनुराग ठाकुर के द्वारा बिट्टू सिंह जी को सम्मानित किया जा रहा है। तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। थैंक यू वेरी मच। और अब इस कड़ी को आगे बढ़ा रही हैं बातचीत के इस सिलसिले को बिहार मंथन में सुष्मिता। बेहद स्वागत सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार मंथन यानी कि हम चर्चा कर रहे हैं चुनाव का। चुनावी चर्चा पर हम आगे बढ़े उससे पहले आपसे मेरा एक सवाल है। वो सवाल मुझे लगता है जब कोरोना काल में आप लोगों की मदद कर रहे थे, उन सवालों का जवाब आपने उस वक्त दिया था। आज वो मौका मैं आपको एक बार वापस से देना चाहूंगी। कोरोना काल में मुझे जहां तक जानकारी है आपके बारे में, जो मैंने जाना समझा, 5 लोगों को सिर्फ यहाँ से वो पास मिला था जब आप लोगों के बीच जा सकते थे, मदद पहुंचा सकते थे। उनमें से एक आप थे, यानी कि उस समाज सेवा का जो आपके भीतर एक लक्ष्य था, उसको आपने उस वक्त पूरा किया था। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि समाज सेवी कहना बहुत ही छोटा सा शब्द है, लेकिन बनना कितना मुश्किल, और इसमें आपके परिवार की क्या भूमिका रही? बहुत मुश्किल है। जब आप समाज के बीच जाती हैं और लगातार उन लोगों के बीच रहती हैं तो एक गैप हो जाता है घर और घर में। और जिस तरह से कोरोना काल का आप अगर जिक्र करेंगे तो बहुत भयावह स्थिति था उस समय। और कुमार रवि साहब उस समय डीएम हुआ करते थे बिहार पटना के, और पहला पास इशू हुआ था। और उस समय पता नहीं था किस तरह से पास इशू होगा, लेकिन हुआ। और होने के बाद उस कोरोना काल का याद करना भी अब अच्छा नहीं है। लेकिन वो जो स्थिति सामने आई थी उस वक्त हमने आम जनता की परेशानियों को समझा था, जाना था। क्या लगता है कि अब जो स्थिति परिस्थिति अब पूरे बिहार में है, अभी हम सिर्फ विधानसभा क्षेत्र की बात नहीं करेंगे, पूरे बिहार में जो स्थितियां हैं, क्या उससे उबर पाया है बिहार? हाँ, अब तो देखिए जिस तरह का प्रयास बिहार सरकार ने किया था, हमको याद है उसमें अभी जो चीफ सेक्रेटरी हैं उस समय उनको स्पेशली बुला के हेल्थ सेक्रेटरी के तौर पर लाया गया था, और 18 घंटा काम करके बिहार को कोरोना काल में जिस तरह से बाहर निकालने का काम किया गया, वो पल हम लोग बता सकते हैं, हम लोग देखे भी हैं। अद्भुत रहा उनका प्रयास। बिल्कुल, प्रयास जो है वो सराहनीय था। अब हम विधानसभा सीट की बात करते हैं। देखा विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक हैं, कितना उम्मीद और कितना भरोसा आपको उस विधानसभा क्षेत्र के लोगों से? देखिए, हम लोगों का एक कार्यक्रम था दीघा जिंदाबाद। उसके तहत हम लोग दीघा में लगातार पदयात्रा किए, लोगों से मिले, चाय पर चर्चा हुआ, कई एक कार्यक्रम किए। और उस कार्यक्रम में लोगों का जो विश्वास हम लोगों के प्रति होना चाहिए, क्योंकि लोग पहले से हमको जानते थे। मेरी पत्नी चुनाव लड़ी थी मेयर का, विनीता बिट्टू सिंह, इसलिए हम लोगों को विश्वास है कि लोग जिस तरह से चाहते हैं, क्योंकि दीघा में काम बहुत अधूरा रह गया है, बहुत सारा काम बहुत अधूरा है। और हम लोगों का मानना है कि जब तक यह सब काम नहीं हो जाए, दीघा का हाल कभी भी ठीक नहीं हो सकता। क्योंकि आपने नाली का भी जिक्र किया, तो वो वाकया भी मुझे याद है कि आपकी सराहनीय कदम से ही उसका निर्माण हुआ, और कई समस्याएं लोगों को जो वहाँ पर थी वो उसका निवारण हुआ है। आगे देखा विधानसभा क्षेत्र में जो परेशानियां हैं, उन परेशानियों को कैसे आप हल करेंगे अगर मौका मिलता है तो? देखिए, दीघा में कई एक परेशानी है। आपको थोड़ा सा बता दें, जैसे 1024 राजीव नगर और नेपाली नगर का 1024 का समस्या अभी तक फ्री होल्ड नहीं हुआ। वहाँ के बच्चे जो हैं उनको निवास
जो सर्टिफिकेट इशू होता है वो सर्टिफिकेट नहीं इशू हो रहा है। कई एक समस्या है। अगर सिर्फ ये तो सिर्फ राजीव नगर का मामला है, आप आगे देखेंगी तो अगर मेन सड़क छोड़ दिया जाए तो जब मोहल्ला में आप जाएंगी तो सड़कों का हाल बदहाल है। जाम का हाल इस कदर है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तो जाम का समस्या तभी हल होगा जब आप सड़क कितना भी बन जाए, लेकिन जाम का समस्या तभी हल होगा जब आप वेंडिंग जोन देंगे। क्योंकि स्वरोजगार के तहत जो महिलाएं सब्जी बेच रही हैं, जो पुरुष सब्जी बेच रहे हैं, फल बेच रहे हैं, मछली बेच रहा है, मुर्गा बेच रहा है, अगर वेंडिंग जोन जब तक आपको पूरे दीघा में कम से कम 30-35 अगर नहीं बनेगा, आप कभी भी पटना में जाम का समस्या हल नहीं कर सकते। आपने क्योंकि रोजगार का जिक्र किया है तो इससे ही जुड़े मैं एक सवाल अगला आपसे लेना चाहूंगी। रोजगार बहुत ही बड़ा विषय है। जब हम भी इलेक्शन एक्सप्रेस के जरिए लोगों के बीच जाते हैं तो उनकी एक मुख्य मांग रहती है रोजगार। रोजगार के क्षेत्र में आपका विजन क्या है? किस तरह से रोजगार के लिए आगे क्षेत्र में काम करते नजर आएंगे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री का कहना है कि अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ सरकारी नौकरी से लेकर स्वरोजगार करने वाले लोगों को हम लोग 1 करोड़ लोगों को ये करेंगे नौकरी और स्वरोजगार करने। जनता कैसे भरोसा मौका करे? भरोसा के लिए क्या कुछ कहेंगे जनता से? कैसे नहीं भरोसा करेगा? आप बताइए ना साहब, क्या काम नहीं हुआ? अभी जो मुख्यमंत्री जी जो 10,000 रुपया महिलाओं को देने का काम किए इसमें, और उन लोगों का काम का आकलन करके 2 लाख रुपया तक देने का बात की है। देखिए, एक बात आपको स्पष्ट बता देते हैं, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कोई भी बात कहा हुआ अक्षरशः लागू होता है। आप अगर देखेंगे तो जितना जगह माननीय मुख्यमंत्री यात्रा किए, और आपको आश्चर्य होगा जानकर, यात्रा करने के बाद 2 कैबिनेट ऐसा हुआ, पहला नॉर्थ बिहार का कैबिनेट हुआ, दूसरा साउथ बिहार का कैबिनेट हुआ। हमारे हिसाब से हमको याद नहीं है, एक 48,000 करोड़ का हुआ, 48,000 करोड़ का, और एक 54,000 करोड़ का कैबिनेट हुआ। ये है माननीय मुख्यमंत्री का सोच। सर, यहाँ पे सवाल यही तो जुड़ जाता है कि चुनाव से पहले ही ऐसी घोषणाएं की। जी नहीं, ये घोषणा नहीं है, घोषणा अलग चीज है। अब कैबिनेट कर देना और काम शुरू कर देना, ये सबसे बड़ी बात है। आपको पता होना चाहिए कि जो कैबिनेट हुआ उस पर टेंडर हुआ, और टेंडर होने के बाद काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हवाई है। लेकिन आरोप तो ये है कि आप कॉपी कर रहे हैं उनकी योजनाओं को, सामने वाली पार्टी की। कौन कॉपी कर रहा है? अरे बोलना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। बोलने के लिए क्या है साहब, बहुत आसान है बोल देना, लेकिन किस तरह से, आपको याद होना चाहिए कि नीतीश कुमार के सरकार में कभी लाल बत्ती नहीं जला है। लाल बत्ती मेरे कहने का मतलब है ट्रेजरी का कभी भी लाल बत्ती नहीं जला है, 2005 से लेके 2025 तक। और पहले आप पता कर लीजिए, हरदम अक्सरा लाल बत्ती जल जाया करता था ट्रेजरी का। ये सब बोलने से नहीं होना है। आप बहुत ज्यादा बोलने से अच्छा है खामोश रहिए। तो आप खामोश रहकर जनता को बताना चाहते हैं कि आपकी तैयारी क्या है? ये हम अपने बारे में, जी आप खामोश रहकर वो एक संदेश देना चाहते हैं जनता को कि काम क्या हो रहा है? हम लोगों का तो मानना है कि हम लोग अपना जो योजना है उसको दम जमीनी धरती पर उतार रहे हैं, और जो कहे सो किए। आज आप देख लीजिए कि जिस तरह से महिलाओं के लिए, चाहे वो आशा दीदी हो, जिस क्षेत्र में आप बात कीजिए, चाहे बच्चों का बात कीजिए, सबको, बच्चों लोग को भी पढ़ने के लिए जो 12,000 रुपये मिल रहा है, वो सारा चीज माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो किया गया है वो अक्षरशः जमीनी स्तर पर उतरा हुआ है। बिल्कुल, देखिए, छात्रों के लिए बात हो गई, रोजगार के लिए बात हो गई, एक बार स्वास्थ्य पर भी बात कर लेते हैं। आपके विधानसभा क्षेत्र में IGMS अस्पताल आता है, उस अस्पताल से लोगों को फायदा कैसे मिले? वहां तक लोग जब इलाज के लिए पहुंच रहे हैं तो क्या उन्हें वो सुविधाएं मिल रही है? इस पर क्या कुछ? आपको जानकर खुशी होगा, पहले 500 बेडेड IGMS अस्पताल था और आज 1850 बेडेड है। चूंकि इलाज सभी पूरे बिहार से लोग आते हैं वहाँ इलाज कराने के लिए। हम लोगों का मांग था कि बिहार
पूरे बिहार से लोग आते हैं, अच्छी बात है, लेकिन दीघा वासियों के चूंकि इतने बड़े पेरीफेरिया में दीघा IGMS अस्पताल है, तो दीघा वासियों को भी कुछ सहूलियत मिलना चाहिए। इस तहत हम लोग मांग किए कि 50 बेड दीघा वासियों के लिए दिया जाए, साथ ही साथ एक OPD दीघा वासियों के लिए दिया जाए। ये हम लोगों का मांग है। अब पता नहीं, अभी तक तो सरकारी आपकी मांगे तो सुनी जाती है सर, कुछ उदाहरण ऐसे हैं जी, लेकिन हम लोगों का प्रयास है, हम चाहेंगे कैसा हो, और ऐसा हुआ तो दीघा वासियों को बहुत फायदा होगा। फायदा पहुंचाने के लिए आप अगर आपकी जीत होती है तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? क्योंकि प्राथमिकताओं की जब भी बात होती है, बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिस पर लोग चर्चा करते हैं, सड़क हो गया, स्वास्थ्य हो गया, रोजगार हो गया। आपके अगर हम चश्मे से देखें तो सबसे पहली प्राथमिकता आपके लिए क्या होगी? देखिए, सबसे पहले हम लोग चाहते हैं 2-3 काम होना चाहिए। सबसे पहला जी, 1024 राजीव नगर, नेपाली नगर फ्री होल्ड हो जाए, वेंडिंग जोन बन जाए, और वेंडिंग जोन बन जाएगा तो आप विश्वास कीजिए कि जाम का समस्या हल हो जाएगा। तीसरा जो सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर बच्चे अच्छा पढ़ेंगे तो उनका भविष्य भी अच्छा होगा। हाँ, इसलिए हमारा अपना मानना है कि 4+10+2 स्कूल सरकारी लेकिन प्राइवेट के तर्ज पर खुले, ताकि वहां 16,000 बच्चे कैटर होंगे। 4 स्कूल अगर हुआ तो 16,000 बच्चे अगर कैटर होंगे तो ये जो प्राइवेट स्कूल्स का जो मनमानी है वह खत्म होगा, और जिस तरह से प्राइवेट स्कूल्स का मनमानी है, लोगों का जो CBSE के नॉर्म्स को तार कर रहे हैं ये लोग, वो खत्म हो जाएगा। तो आपकी सबसे पहली प्राथमिकता ये होने वाली है। आप जदयू अगर जोड़ना चाहे जनता से, तो आपको क्या लगता है कि जनता से जुड़ाव का वो कड़ी क्या हो सकता है जिससे आप जनता से सीधे जुड़ सकते हैं? अब हम अपने क्षेत्र का बात आपको बता देते हैं। जदयू का जब बात कहें, दीघा जिंदाबाद के तहत जिस कार्यक्रम को लेकर चले, हम लोग करीब 40 से 45 हजार लोगों को जोड़ने का काम किए अपने दीघा क्षेत्र में। इसलिए हम लोग को कोई ये नहीं है, चिंता नहीं है। हम लोग बहुत अच्छा तरीके से जदयू के लिए सब लोग को जोड़ते चले जा रहे हैं। चलिए, बेहद शुक्रिया सर आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। मुझे लगता है कि आज के इस बातचीत में आपने वो तमाम सवालों का जवाब दिया है, और मुझे लगता है कि आपका वो विजन बिल्कुल क्लियर है कि किन मुद्दों के साथ और किन प्राथमिकताओं के साथ आप आगे बढ़ने वाले। बेहद शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।